नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। राजस्थान के इतिहास में आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है अंग्रेज़ों के साथ राजपूत शासकों की 1818 की संधियाँ। राजपूत शासकों के द्वारा अंग्रेज़ों के साथ 1818 ईस्वी के दौरान संधियाँ की गई। उन संधियों के लिए क्या कुछ परिस्थितियाँ थी या उन संधियों के लिए कौन से कारण जिम्मेदार थे, वो इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे। इसके बाद किन किन शासकों या किन किन राज्यों के द्वारा अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ की गई, उन संधियों के क्या कुछ परिणाम रहे, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ये जो वीडियो है राजस्थान के इतिहास का, हम इसके अंदर ये देखने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ पैदा हो गई या ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिसके मद्देनज़र राजपूत राज्यों को अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ करनी पड़ी। तो 19वीं शताब्दी के जो प्रारंभिक दशक का जो भारतीय इतिहास है, उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है कि राजपूत राज्यों के द्वारा बिना किसी संघर्ष के अंग्रेज़ों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली गई और एक तरह से उनके शरणागत हो गए। राजपूत रियासतें तो 19वीं सदी के आरंभ से ही अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ करनी चाहती थी, लेकिन वो कई प्रयास भी किए और इसमें वो सफल नहीं हुए। लेकिन जब लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर आए तो उन्होंने राजपूत राज्यों के महत्व को समझा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने से कंपनी के राज्य का विस्तार होगा और इसके साथ साथ कंपनी की आर्थिक कठिनाई भी दूर होगी। तो इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनज़र है वो ये संधियाँ होती है। तो हम देखते हैं अब पॉइंट वाइज पॉइंट कि वास्तव में वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनके मद्देनज़र राजपूत राज्यों ने कंपनी के साथ संधियां की या कंपनी ने राजपूत राज्यों के साथ संधियां की। तो सबसे पहला है राजपूत नरेशों के आपस में जो ग्रह किले थे। चूँकि हम इससे पहले के भी बहुत सारे वीडियो के अंदर देख चुके हैं कि राजपूत राज्यों के अंदर आपस में बहुत बड़े स्तर पर ग्रह किले थे, आपसी बड़े द्वेष थे, आपसी बड़ी ईर्ष्याएँ थी। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से बूंदी पर अपने व्यक्ति को शासक बनाने के लिए सवाई जय सिंह ने किस तरह के दाव पेच खेले। इसी तरह से सवाई जय सिंह यानी आमेर के शासकों का या जयपुर के शासकों का मारवाड़ के शासकों के साथ कैसा क्या कुछ संबंध रहा, वो भी हमने देखा था। तो ये जो जब मुगल नरेश से शक्तिहीन हो गए तथा उनके दरबार में दलबंदी का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ने लगा, तो इसका प्रभाव राजपूताने के नरेशों पर भी पड़ा और अब राजपूत राजाओं के मुगल दरबार में मनसब पद प्राप्त करने के अवसर क्योंकि समाप्त प्राय हो गए थे, क्योंकि मुगल साम्राज्य ही मर्दप्राय हो गया था। तो इसलिए अब इनके बीच में प्रभाव बढ़ाने के लिए ग्रह किले है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। जैसे जोधपुर के अभय सिंह है और उसके भाई बखत सिंह है, उनके बीच में गद्दी को लेकर के कई वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। इसमें मराठों ने भी हस्तक्षेप किया। यही हाल है सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर में रहा। ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के बीच में भी गद्दी को लेकर या सत्ता को लेकर के आपसी झगड़े चलते रहे। इसी तरह से बूंदी में भी बुद्ध सिंह व दलेल सिंह के मध्य संघर्ष चलता रहा। तो इस तरह के तमाम आपसी ग्रह किलों ने राजपूत नरेशों को अंग्रेजों की शरण लेने के लिए भेज दिया, एक तरह से शरण लेने मजबूर कर दिया। दूसरा टॉपिक हम देखते हैं राजस्थान में मराठों का बढ़ता हुआ प्रभाव। पेशवा बाजीराव प्रथम की विस्तारवादी नीति तथा जयपुर नरेश सवाई जय सिंह की महत्वाकांक्षा ने दोनों को एक दूसरे के समीप ला दिया था और इस कड़ी में हमने देखा भी था कि बाजीराव है वो सवाई जय सिंह से मिलने के लिए जयपुर भी आए, लेकिन जो मराठों की धन लोलुपता या उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जो मांग है उसके मद्देनज़र है मुगलों के साथ कोई स्थायी समझौता करा पाने में सवाई जय सिंह सफल नहीं रहे थे। लेकिन बूंदी राज्य के प्रश्न को लेकर के राजस्थान के अंदर मराठों का आगमन भी होता है। फिर वो जोधपुर राज्य के आपसी संघर्ष में या मेवाड़ के आपसी संघर्ष में भी मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता है। इनको नियंत्रित करने के लिए हुरडा सम्मेलन भी होता है, लेकिन ये हुरडा सम्मेलन भी बहुत कुछ कारगर नहीं साबित हो पाता है।
तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक हम देखते हैं कि बीकानेर व जैसलमेर को छोड़ करके मराठे लगभग सारे राजस्थान में छा गए। यहाँ के राजाओं के गृह कलह में मध्यस्थता कर न केवल वे नरेश निर्माता यानी किंग मेकर बने, परंतु वे यहाँ के राजाओं तथा जनसाधारण के भयंकर शोषणकर्ता भी बन गए। तो जब राजस्थान के अंदर मराठों का आतंक व अत्याचार बढ़ने लगा, तो इससे मुक्ति पाने के लिए राजस्थान के नरेशों ने अंग्रेजों की शरण में जाना ही उचित समझा। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा हम देखते हैं, सामंतों का प्रभुत्व बढ़ रहा था। सामंत प्रथा राजस्थान के अंदर बड़े पुराने समय से चली आ रही थी, और ये सामंत है वो शासक के बहुत ही निकट संबंधी भी होते थे। इस कारण वो सत्ता पर अपनी दावेदारी भी बराबर रखते थे और राजा को अपने में से ही एक मानते थे। लेकिन जब मुगल सत्ता थी, केंद्रीय सत्ता शक्तिशाली थी, तो उस समय तो सामंत प्राय मर्दप्राय हो गए थे। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब उसके उत्तराधिकारी निर्बल सिद्ध हुए, तो सामंत पुनः शक्तिशाली होने लगे। मराठों की धनलोलुपता ने भी सामंतों को अनियंत्रित तथा अनुशासनहीन बनाने में सहयोग प्रदान किया। धन के लोभ में आकर उचित व अनुचित का विचार किए बिना वे उनमें से हर किसी की सहायता देने के लिए तैयार हो जाते थे। उधर मुगल दरबार में सेवाओं के असर कम हो जाने के कारण राजाओं की आर्थिक स्थिति दिन दुनी बिगड़ी जा रही थी, और नरेशों व सामंतों की प्रतिद्वंद्विता ने राज्यों में अराजकता व अशांति भी उत्पन्न कर दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें, मेवाड़ में जो चूड़ावत व सक्तावत है, ये दो बड़े जबरदस्त धड़े थे, इनके बीच प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न हो गई, जिससे वहाँ के राणा को जटिल समस्या का सामना करना पड़ा। इसी तरह हम देखते हैं 1794 में जोधपुर के शासक भीम सिंह को ठाकुर स्वाई सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा, जो कि पोखरण का सामंत था। इसी तरह हम देखते हैं 1795 में जयपुर नरेश को शेखावतों के प्रकोप का भागीदार बनना पड़ा, क्योंकि वे अपने नरेश की प्रत्येक बात में प्रभुता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो इस तरह से जो सामंतों का प्रभुत्व बढ़ने लगा, या उनकी उदंडता बढ़ने लगी, या स्वामी या शासक के आदेशों को मानने से जब वो बार बार इनकार करने लगे और नरेश उनको नियंत्रित करने में असक्षम रहे, तो उन्होंने मजबूरी वहाँ से अंग्रेजों की शरण में जाना ही उचित समझा। अगला जो कारण था, या अगली जो परिस्थिति थी जिन्होंने शासकों को अंग्रेजों के साथ संधि करने के लिए मजबूर किया, वो था पिंडारियों का राजस्थान में बढ़ता हुआ प्रसार। पिंडारी एक प्रकार के लुटेरे थे, यानी भयंकर लुटेरे थे। इनका उदय औरंगजेब के अंतिम वर्षों में हुआ, जबकि मुगल साम्राज्य प्रभाव को प्राप्त हो रहा था। इनमें अधिकांश वे मुसलमान ही थे, जिन्होंने मुगल शासकों तथा नवाबों के यहाँ सैनिक सेवाएं न मिलने के कारण अपना अलग दल बना लिया था। यह एक अनियमित सैन्य दल था, जिसका प्रयोग मराठे यदा कदा मुगलों के विरुद्ध करते थे। धीरे धीरे ये सिंधिया व होलकर के साथ सैनिक अभियानों में जाने लगे तथा उनके साथ ही सैनिक रूप में लूटमार करने लगे। 1811 ईस्वी में जब इनके स्वामी यशवंतराव होलकर की मृत्यु हो गई, तो वह होलकर की सेना का सर्वेसर्वा एक तरह से बन गया अमीर खां पिंडारी, जो इनका नेता था, वो सर्वेसर्वा बन गया। अमीर खान जो अब तक अर्ध स्वतंत्र था, वह पूर्ण स्वतंत्र होकर राजस्थान में लूटमार मचाने लगा। वह अत्यंत धनलोलुप, अत्याचारी तथा नरशंस लुटेरा साबित हुआ। 1811 से 1818 तक एक प्रकार से वो सारे राजस्थान पर छाए रहे। उसने लूटमार ही नहीं वरन राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। वह इतना दुसासी हो गया कि मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह के प्रश्न पर उसने मेवाड़, मारवाड़ व जयपुर में खुले रूप से आंतरिक हस्तक्षेप किया, जिसका परिणाम राजकुमारी की असामयिक मृत्यु के रूप में सामने आया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पिंडारियों के बढ़ते हुए प्रभुत्व के मद्देनजर भी शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधि करना ही उचित समझा। अभी जिसकी हम बात कर रहे थे उसकी चर्चा अगले पॉइंट में कर लेते हैं कि कृष्णा कुमारी के विवाह की जो समस्या थी, इस समस्या से भी ये जो शासक है आपस के अंदर एक दूसरे के विरुद्ध इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, या आपसी गृह कलह इनका बढ़ा, पिंडारियों का प्रभाव इनके माध्यम से बढ़ा। थोड़ी सी बात इसके बारे में हम कर लेते हैं कि कृष्णा कुमारी कौन थी। ये कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की एक अति सुंदर राजकुमारी थी। महाराणा ने उसका विवाह जोधपुर नरेश राव भीम सिंह के साथ कर दिया। सगाई का नारियल भीम सिंह द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया। ये 1798 की बात है। लेकिन दुर्भाग्यवश नारियल स्वीकार करने के कुछ ही दिनों बाद भीम सिंह
की मृत्यु हो गई। इस पर महाराणा ने सगाई का नारियल 1806 ईस्वी में जयपुर नरेश जगत सिंह के पास भेज दिया। जगत सिंह उसके सौंदर्य की प्रशंसा पहले ही सुन चुका था। जब इसकी सूचना जोधपुर पहुंची तो राव भीम सिंह के उत्तराधिकारी मान सिंह ने इसका बड़ा विरोध किया और महाराणा को कहलाया कि सगाई का नारियल चूंकि पहले जोधपुर आया था, इसलिए कृष्णा कुमारी है वो जोधपुर की वधू है और समय मान सिंह के साथ कृष्णा कुमारी का विवाह करवाया जाए। इस पर जगत सिंह ने अमीर खां पिंडारी की सैनिक सहायता से जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। गिंगोली का युद्ध हुआ जिसमें मान सिंह परास्त हो गया और वह जोधपुर के दुर्ग में शरणागत हो गया। जयपुर नरेश जगत सिंह ने जोधपुर का घेरा डाल दिया। इसी अंतराल अमीर खां अधिक धन लेकर मान सिंह का सहायक बन बैठा और उसने पीछे से जयपुर में लूटमार मचा दी। मतलब इस तरह से असामयिक स्थितियां वहाँ पैदा होने लगी। अब अंततः ये निर्णय लिया गया कि राजकुमारी को मरवा दिया जाए और राणा के समक्ष ये प्रस्ताव रखा गया। उसके समक्ष ये भयंकर समस्या थी, परंतु वह क्रूर अमीर खां के अत्यंत भयभीत हो चुका था, इसलिए वह अमीर खां का अपेशकारी प्रस्ताव स्वीकार करने को उद्यत हो गया। परंतु राजकुमारी का वध करने को कोई सामंत राजी नहीं हुआ और अंत में विष पिलाकर राजकुमारी को इस जहां से विदा कर दिया गया। तो देखिए, इस तरह की जब घटनाएं घटित होने लगी तो बड़े स्तर के ऊपर हम कह सकते हैं कि व्यावहारिकता ही खत्म होती जा रही थी, सिर्फ स्वार्थ सिद्धि ही बहुत बड़ी चीज़ बनती जा रही थी। और इसी के परिणाम स्वरूप जब जो शासक है राजस्थान के, वो अंग्रेजों की तरफ अग्रसर हुए। आगे हम देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग की विस्तारवादी नीति। क्योंकि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि हेस्टिंग से जो पूर्व के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने राजपूत रियासतों के साथ संधियां करने को बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई। लेकिन हेस्टिंग है वो जब भारत आया तो उसने मराठे व पिंडारी अत्यधिक शक्तिशाली थे और ब्रिटिश क्षेत्रों के अंदर अत्यधिक लूटमार करके अशांति और अव्यवस्था पैदा कर रहे थे। इसलिए उनके नरसंहार को बचाने के लिए और पिंडारियों के आक्रमणों को कमज़ोर करने और मराठों को कमज़ोर करने के लिए हेस्टिंग्स ने राजपुताने के शासकों की मदद लेने की सोची। लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसे साम्राज्यवादी को उग्रगामी नीति अपनाने का इससे स्वर्ण अवसर मिल गया। इधर राजपूत राजा भी नातेताइयों से परेशान थे। हेस्टिंग को यह भी डर था कि यदि राजस्थान में समय पर हस्तक्षेप नहीं किया गया तो राजपूत राज्य जो अपनी आंतरिक व बाह्य रक्षा करने में अक्षम हो गए हैं, कहीं वे मराठों के प्रभुत्व में न चले जाएं। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों की सत्ता को सुदृढ़ करना कठिन हो जाएगा। अतः अंग्रेजी साम्राज्य को प्रभावशाली ढंग से विस्तृत करने के लिए तथा मराठों व पिंडारियों की शक्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से हेस्टिंग्स ने राजपूत राज्यों के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पॉइंट है वो है कंपनी की आर्थिक अवस्था में सुधार करना। यानी लॉर्ड हेस्टिंग्स का एक उद्देश्य यही था कि कंपनी की जो आर्थिक दुर्दशा हो रखी है, राजपूत राज्यों की सहायता से उसके साधनों में वृद्धि की जाए। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक दशा सदाएं दयनीय रही और ब्रिटिश सरकार से निरंतर कर्ज लेती रही, परंतु लॉर्ड वेलेस्ली के समय में लड़ी गई अनेक लड़ाइयों से कंपनी की आर्थिक दशा और भी शोचनीय हो गई। लॉर्ड हेस्टिंग्स उन शोचनीय आर्थिक अवस्था में सुधार राजस्थान के नरेशों के साथ संधियां करके करना चाहता था। उसे इन संधियों से धन भी मिलने की आशा थी। इसके अतिरिक्त बीकानेर व बांसवाड़ा राज्य कंपनी के मुख्य व्यापारिक मार्गों में स्थित थे। इन सभी के मद्देनजर है वो एक तरह से हेस्टिंग्स ने भी राजपूत राज्यों के साथ संधियां करने का निर्णय लिया। अगला जो कारण या परिस्थितियां हैं वो है कंपनी की सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना। यानी वेलेस्ली के समय बड़े सारे युद्ध लड़े गए और उसके बाद जब हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनता है तो उसको लगता है कि सैन्य शक्ति को और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। कंपनी को सैनिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक था कि देशी राज्यों से भी एक अंग्रेज भक्त सेना तैयार की जाए। यह सेना भी ऐसी चाहता था जिसका खर्चा तो राज्यों के नरेश वहन करे और वह काम कंपनी की सुरक्षा में है, और यह तभी संभव हो सकता था जबकि वह देशी नरेशों को सहायक प्रथा के अंतर्गत संधि करने के लिए बाध्य करे। तो इस तरह से लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कंपनी को सैन्य दृष्टि से सुदृढ़ करना चाहता था, तो उसने भी आगे बढ़ करके अंग्रेजों के साथ संधि करने का निर्णय लिया।
लास्ट हम देख लेते हैं मैटकोफ का योगदान। 1811 ईस्वी में मैटकोफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। वह देसी राजाओं का एक संघ बनाकर मराठों व पिंडारियों के विरुद्ध कंपनी की सैन्य शक्ति को और भी प्रबल बनाना चाहता था। अतः उसने तत्कालीन गवर्नर जनरल मिंटो को इस दिशा में पहल करने की सलाह दी, परंतु मिंटो देशी रियासतों के साथ संधि करके कंपनी का सुरक्षा संबंधी उत्तरदायित्व बढ़ाना नहीं चाहते थे। परंतु जब लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल भारत आए तो मैटकेफ ने अपनी योजना हेस्टिंग्स के सामने प्रस्तुत की। गवर्नर जनरल ने नरेशों के साथ संघ निर्माण की योजना तो रद्द कर दी और वेलेस्ली की नीति पर आचरण करने को उद्यत होकर उन्होंने जो देशी रियासतें थी उनके साथ संधि करने का निर्णय लिया। इस तरह से मैटकोफ की पहल भी इस मामले में कारगर साबित हुई और अंग्रेजों या ईस्ट इंडिया कंपनी और देशी रियासतों को पास लाने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह की तमाम ये परिस्थितियां घटित हुई जिसके मद्देनज़र देशी रियासतों को या राजपूत राज्यों को अंग्रेज़ों के साथ संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। कुछ कंपनी की भी अपनी मजबूरियां थी जिसके मद्देनज़र ये निर्णय लिया गया। अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।